हाँ चलो, नाउ आई थिंक लाइटिंग इज परफेक्ट। ओके, तो बच्चे कल हम लोगों ने स्टडी किया स्टैंडिंग वेव, ठीक है। स्टैंडिंग वेव के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेशन की बात करी थी कि स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है, ठीक है। तो देखो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, बेसिकली स्टैंडिंग वेव को बनाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। स्टैंडिंग वेव या हम इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं, इसको बनाने के लिए आपको कुछ 5 कंडीशनें चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास में 2 ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए। कितनी वेव होनी चाहिए? 2 ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी कि 2 ट्रैवलिंग वेव हो। दूसरी कंडीशन, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड कह लो, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम वेवलेंथ, ऑब्वियस बात है, सेम टाइम पीरियड, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। एंड चौथी पॉइंट मुझे, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका ट्रैवल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स का चलना होना चाहिए। वेव्स मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है देन स्टैंडिंग वेव बन जाती है, तब स्टैंडिंग वेव बनती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारे पास में द वेव। 4 पॉइंट है, 2 वेव्स होने चाहिए, ट्रैवलिंग होना चाहिए, दोनों सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम टाइम पीरियड, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका ट्रैवलिंग होना चाहिए एंड दे मस्ट सुपर इम्पोज ईच अदर। दे मस्ट सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। दोनों का एक दूसरे पे ओवरलैप होना चाहिए, एक दूसरे का मतलब चढ़ जाना, जिसको बोलते हैं ना ओवरलैप होना, एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर चढ़ जाना, वो होना चाहिए। तो एक वेव इधर से आ रही हो, ठीक है, और एक वेव इधर से आ रही हो, जब दोनों वेव आपस में आकर मिक्स करती है देन क्या बनती है हमारे पास? स्टैंडिंग वेव बनती है। अब स्टैंडिंग वेव जब बनती है, मैं लैब के अंदर हम लोग कल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, और मैं उस एक्सपेरिमेंट का लाइव वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, जो उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है वो बना के आपको दिखाया जाएगा, राइट। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है स्टैंडिंग वेव। आपने एक स्ट्रिंग को लेना है, ठीक है, घर के अंदर भी आप परफॉर्म कर सकते हो इस चीज को। स्ट्रिंग लेना है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड वहां पे टाई कर देना है, और अब स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करो अप एंड डाउन। जब आप वाइब्रेट करोगे तो यहां से एक पल्स जाएगी, एक पल्स यहां से गई, और उस एंड से एक पल्स और बनेगी। एक पल्स आपने ये यहां से जनरेट करी और वहां पे जाके दूसरी वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये आपको पढ़ाया हुआ है कि बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वेव का रिफ्लेक्शन पाई रेडियंस के थ्रू होगा, यानी उसमें फेज चेंज होगा या नहीं होगा, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि भाई यहां से आपने एक इंसिडेंट पल्स जनरेट करी, वो वेव आगे ट्रैवल करी, बाउंड्री कंडीशन पे वेव टकराई और वहां से दोबारा से क्या हुआ? वेव रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट वेव इधर जा रही थी, मान लो पॉजिटिव एक्स में जा रही थी, और उधर से रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव एक्स में आ रही होगी। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, यस, ठीक है। और हम इसमें मान के चलेंगे कि भाई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो जब ये दोनों वेव आपस में मिक्स अप करेंगी तो क्या बन जाती है? स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होगा? जो पार्टिकल होगा स्ट्रिंग का, वो सिर्फ अप एंड डाउन ऐसे मोशन करेगा। द पार्टिकल विल नॉट मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, ठीक है। पार्टिकल सिर्फ अपनी ही जगह पे क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, मतलब कि अप एंड डाउन मोशन होगा।
ठीक है, देयर शुड बी टू ट्रैवलिंग वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम स्पीड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग इनका ऑपोजिट होना चाहिए, एंड दे मस्ट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, इनका एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोजिशन होना चाहिए। यदि ऐसा होता है देन स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म, तब स्टैंडिंग वेव बनती है, राइट। और इसका मैंने कल मैथमेटिकल एनालिसिस भी करवाया था आपको कि मैथमेटिकली स्टैंडिंग वेव को कैसे बनाते हैं, राइट। तो आपको याद होगा कल स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन बनाई थी हमने, रिजल्टेंट ऑफ द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन क्या है हमारे पास, इट वाज 2a sin kx into cos of omega t, ठीक है। ये हमारे पास में स्टैंडिंग वेव इक्वेशन आई थी। मैंने आपको बोला था कि कोई भी इक्वेशन स्टैंडिंग वेव इक्वेशन हो सकती है अगर उसमें एक ax का टर्म हो और एक ओमेगा t का टर्म हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, लाइक sin kx into cos omega t हो, cos kx into sin omega t हो, या cos kx into cos omega t हो, या sin kx into sin omega t हो, साथ में 2a फैक्टर होना चाहिए। अलग अलग बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या बनेगी, अलग अलग बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे स्ट्रिंग जो है वो बंधा हुआ है या ओपन है, उन बाउंड्री कंडीशन पे इक्वेशन निर्भर करती है, डिपेंड करती है। व्हाटएवर द इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशन सिंपली। तो ये जो अपने पास में टर्म आ रही है 2a sin of kx, यहां पे दिस टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये सारा कल मैंने बताया हुआ था आपको। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है 2a sin kx एंड ओमेगा t क्या है भाई, व्हाट इज ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या हम इसको एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, और k हमारा क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, सर मैंने क्लास में बच्चे क्लास नहीं लगाए थे तो मतलब आप सब कुछ छोड़ते हुए चलोगे। नहीं वो समझना था, भूमिका उसके बाद आएगी, आपने भूमिका को बात सुनी। एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव हमारे पास में है बच्चे 2a kx, और मैं इसको यहाँ पे कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल A which is 2a sin of kx। अब मैंने बताया था कि भाई why we are choosing 2a sin kx as एम्पलीट्यूड, क्यों चूज करते हैं, क्यों चूज करते हैं, एनीवन, कोई भी आप में से बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग में बताया था मैंने, कल के लेक्चर में बताया था मैंने कि why do we use 2a sin kx as amplitude। बड़ा जब स्टैंडिंग वेव बनती है ना, तो स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होता है, इस तरह का एक पैटर्न बनता है ऐसा। ये मेरे पास में एक सिंपल मैंने वेव बनाई स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ये इस तरह का, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड। ये सब क्या होता है बेटा, एंटी नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। नोड वो पोजीशन होती है जहां पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है या मिनिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, एंटी नोड नहीं बोलते, उसको नोड बोलते हैं। जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम या जीरो होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। आप देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नाइदर दे आर गोइंग अप नॉर दे आर गोइंग डाउनवर्ड, ये अपनी ही जगह पे अड़े हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को हम नोड बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, यहां वाली पोजीशन देखिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग थी ये, ठीक है, ये क्या थे हमारे पास में, स्ट्रिंग थी, तो उस स्ट्रिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल अभी इन पोजीशंस के बीच में वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो देखो जब ट्रैवलिंग वेव पढ़ाई थी मैंने, ट्रैवलिंग वेव में क्या था, ट्रैवलिंग वेव में थी हमारे पास पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता था, लेकिन वेव का मोशन आगे की तरफ या पीछे की तरफ होता था, चाहे तो वेव प्लस एक्स में जा रही होती थी या माइनस एक्स में जा रही होती थी, लेकिन यहाँ वेव खड़ी हुई वेव है, इट इज नाइदर गोइंग इन प्लस एक्स नॉर इन माइनस एक्स। ये वेव जो है खड़ी हुई वेव है, इसमें पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स एट स्पेसिफिक लोकेशन, सारे पार्टिकल्स नहीं, कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होंगे, कुछ पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट में होंगे,
कुछ मैक्सिमम पे फिर जीरो पे, मैक्सिमम पे फिर जीरो पे, मैक्सिमम पे फिर जीरो पे। इस तरह एक यूनिक अलग किस्म का वेव बनता है जिसके अंदर जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो उसको हम नोड बोलते हैं और जहां डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा उसको हम एंटी नोड बोल देते हैं। तो एंटी नोड क्या होता है? पोजीशन वेयर द पार्टिकल हैज गॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हो आप। एंटी नोड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या सिंपली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जीरो एम्पलीट्यूड या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड, उसको नोड बोलेंगे। अब आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई किस पोजीशन पे नोड बनेगा और किस पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा, यानी लोकेशन ऑफ नोड और एंटी नोड को समझेंगे कि कहां नोड बनेगा कहां एंटी नोड बनेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फैक्ट। तो ये अपने पास में एम्पलीट्यूड आ गया। अब मैं बता रहा था कि व्हाई द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड 2a sin kx। भाई इसमें साइन वाले टर्म क्यों आ रहा है, कॉस वाला टर्म एम्पलीट्यूड के लिए क्यों नहीं लिख रहे? व्हाई नॉट cos ओमेगा t? क्योंकि ये साइन वेव दिखाई दे रही है, ये साइन वेव बन रही है, इसलिए यहां पे एम्पलीट्यूड आपको 2a sin kx लेना पड़ रहा है। एंड मोर ओवर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये वेव ट्रैवलिंग नहीं है, और जो वेव ट्रैवलिंग होती है उसमें स्पीड आएगी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो वेव ट्रैवल में है, जो वेव का मोशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है बच्चे? टाइम पे। ये आपस में रिलेटेड टर्म है। लेकिन ये वेव क्या है? ये वेव तो स्टर्निंग वेव है जिसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, वेव का मोशन नहीं है। तो वेव मोशन नहीं है तो वेव का वेलोसिटी भी नहीं होगा। अगर वेव का वेलोसिटी नहीं होगा तो टाइम का फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए हमने cos ओमेगा t वाले टर्म को एम्पलीट्यूड नहीं लिया। मेरी बात समझ आ रही है? इसकी दो निशानी हुई, पहले तो ये साइन जैसा दिखाई देता है, दूसरा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंडेंस नहीं, बिकॉज़ वेव मोशन नहीं हो रहा है यहां पे। नो वेव मोशन इज टेकिंग प्लेस एंड नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि आपको पता है वेव मोशन क्या होता है? वेव हम उसे बोलते हैं, या वेव मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिस्टरबेंस अलोंग व्हिच एनर्जी फ्लोज। तो यहां पे वेव मोशन है नहीं, तो यहां पे एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा। चलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछेगी इज देयर अ वेव व्हिच डज नॉट अलाउ द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, आंसर इज यस, दैट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में देयर इज नो प्रोपगेशन या नो फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? तो why amplitude is taken as 2a sin kx I have revealed, I have explained। ये ऐसा क्यों है? बोलो भाई, कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ बच्चे टाइम है। अब लेट अस फाइंड द कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। देखो बेटा, कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड, कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स, एंटी नोड्स कंडीशंस की बात करेंगे कि कहां पे एंटी नोड बनेगा और कहां पे नोड बनेगा। आप मुझे बताओ एंटी नोड्स क्या होते हैं? वो जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एंटी नोड। एंटी नोड, एंटी नोड्स के लिए बात करते हैं। तो बेटा मुझे बताओ, अगर एंटी नोड का मतलब हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंटी नोड क्या हो गया? ऐसा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, ऐसा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है उसको हम एंटी नोड बोल देते हैं। पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, उस पॉइंट को हम बोलेंगे एंटी नोड बोलेंगे, और जहां पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम यानी जीरो उसको हम नोड बोलेंगे। ठीक है, अब वो इक्वेशन है। तो बेटा फॉर एंटी नोड क्या कंडीशन बनेगी? देखो, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यस और नो? यस सर। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है 2a sin kx, यानी a, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? साइन पे। भाई ये जो a है जिसको आप स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड बोल रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। साइन की वैल्यू जहां मैक्सिमम होगी वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जहां साइन की वैल्यू जीरो मिनिमम होगी वहां पे ये a की वैल्यू मिनिमम। सिंपल।
ठीक है, तो अपने को मालूम है साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है? साइन की वैल्यू कहां मैक्सिमम होती है भाई? 90 डिग्री पे। और आगे साइन की वैल्यू, एक तो देखो साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1, ठीक है, उसके बाद यानी कि पाई बाय 2 एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। आगे 180 साइन 180 कितना होता है तुम्हारे पास? 0। साइन 180 0 एंड देन 270। यस, साइन 270 कितना होगा? 270 कैसे लिख सकते हो? 180 प्लस 90। यस भाई ये 270 ही बना। इसकी वैल्यू कोई बताएगा मुझे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 270 को 180 प्लस 90। अभी कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल मतलब साइन का साइन ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री। लेकिन कहां पे गया ये? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस 90, ये 90 तक 180 और 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ मुझे क्या होता है? साइन आपका नेगेटिव होगा, तो यानी ये नेगेटिव बनेगा और उसकी वैल्यू -1 बनेगी। भाई ये भी तो मैक्सिमम ही है, ये भी तो मैक्सिमम है। हम क्या देख रहे हैं? एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड, जैसे ये साइन वेव बनी है इस तरह से, ये साइन वेव बन गई हमारे पास, ये +1 है और ये वाली -1 है। तो एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ मैक्सिमम है, सेम है। माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। नहीं समझे? माइनस क्या दिखा रहा है? ये मत बोलो कि मिनिमम वैल्यू इज -1। मिनिमम वैल्यू 0 ही है साइन फंक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू तो आई पाई बाय 2 पे। अब मुझे बताओ ये कितना है? 270। 270 में कितने पाई? 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कितना हुआ? पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2। कितने पाई है? 1 2 3 पाई है, यानी कि थीटा कितना आ गया? 3 पाई बाय 2 मैक्सिमम है। अगली बार कहां आएगा? 5 पाई बाय 2। अगली बार कहां आएगा? 7 पाई बाय 2। अगली बार कहां आएगा? 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। समझे या नहीं समझे? Yes. तो इस तरह से फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन ऑफ kx शुड बी इक्वल टू +-1। बोलो भाई, साइन kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +-1 होनी चाहिए, 0 तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, +-1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेटा ये क्या चीज होती है? एंगल। एंगल की वैल्यू क्या बनेगी? एंगल शुड बी इक्वल टू है π/2 या फिर 3π/2। यहाँ पे 90 डिग्री में मैक्सिमम, 3 पाई मैक्सिमम, उसके बाद 5 पाई बाय 2 मैक्सिमम, उसके बाद 7 पाई बाय 2 मैक्सिमम। कुछ रिजल्ट समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ 1 ऐसे लिख सकते हैं 1 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, आगे 3 पाई बाय 2, 5 7 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। भाई 1 3 5 7 ये क्या है? ऑड मल्टीपल्स। जो बायो वाले विद्यार्थी लोग बैठे प्लीज रिप्लाई कर दो, ये बात समझ आ रही है? क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और ग्रुप में भी जो बैठे बेटा बता दो क्लियर है नहीं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है, यानी जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनेंगे साइन आपको या तो +1 देगा या तो आपको -1 देगा। +1 और -1 दोनों में हम एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम ही कंसीडर करेंगे, चाहे +1 ऊपर -1 नीचे, बट है तो मैक्सिमम, है तो मैक्सिमम। +1 ऊपर -1 नीचे है मैक्सिमम फॉर रैंडम नोड्स। यानी कि ये मेरे पास में क्या बनेगा? इसके लिए बेटा रूट बना रहा हूं 2n + 1 पाई बाय 2। ये फार्मूला बना दिया मैंने। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? n = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू बना दी। This is the value over here. तो kx is equal to 2n plus 1 pi by 2. Do we have any problem? No. कोई समस्या किसी को? अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से बना दिया आपने, है ना? यस। यही फॉर्मूला क्यों बनाया आपने? देखो इसके पीछे भी एक साइंस है। मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि आपको इन नंबर n को पुट करने के बाद में वो वैल्यू आती है। kx हमारा क्या है? kx हमारा थीटा है।
kx हमारा एंगल हुआ ना, ये एंगल क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनेगा आपका साइन या तो +1 होगा या तो -1 होगा। मैंने करके भी दिखाया, 90 डिग्री 1 और 270 डिग्री -1 करके दिखाया मैंने। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 360 प्लस 90 करेंगे, ठीक है। फिर से क्या देंगे, वैल्यू +1 आएगी, और आगे लेके जाएंगे, फिर उसमें 360 में 180 प्लस 90 करेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये साइन फंक्शन का नेचर ऐसा है। तो +1 और -1 के बीच में साइन की वैल्यूज रहती है। तो ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है आपने बस ये चीज को एनालाइज कर लिया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना देते हैं 2n + 1 पाई बाय 2। यहाँ पे अगर n की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ, एंड 0 रखा तो वैल्यू क्या बनेगी एंगल की, पाई बाय 2। देखो ध्यान से, अगर मैं n की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी, kx = what, पाई बाय 2 बन रहा है, थीटा पाई बाय 2। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 1 किया तो 2 + 1 3 पाई बाय 2 बन रहा है। अगर n की वैल्यू को मैं 2 रखता हूँ तो kx की वैल्यू क्या बनेगी, 5 पाई बाय 2। आ रही सारी कंडीशन है, इसलिए फॉर्मूला 2n + 1 पाई बाय 2 बनाया मैंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आराम से इसको देखो, एनालाइज करो, आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। kx = 2n + 1 पाई बाय 2। इन वैल्यूज पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यूज मैक्सिमम रहेंगी, आइदर +1 और -1। कहां +1 कहां -1 वो सब बताया मैंने आपको। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला बन गया तुम्हारे पास, kx = 2n + 1 पाई बाय 2। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्की बात है? अच्छा, अब मुझे सोच के ये बताओ, क्या आपने k की वैल्यू को 2 पाई बाय लैम्डा कभी सुना है? क्या k की वैल्यू को 2 पाई बाय लैम्डा सुना है? सुना है? k क्या होता है हमारा? वेव कांस्टेंट। वेरी गुड, वेव कांस्टेंट या प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट की 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। अब बेटा यहां पे मैं x n लिख लेता हूं। x n का मतलब दिस इज द nth पोजीशन ऑफ एंटी नोड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड, a डॉट n मतलब एंटी नोड। फॉर nth एंटी नोड मेरे पास में ये फार्मूला बन गया। n की वैल्यू 0 करेंगे तो वो वाला एंटी नोड आ जाएगा, 1 करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। करके दिखाता हूं आपको। तो ये आ गया हमारे पास 2n + 1 पाई बाय 2। तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, और क्या कर रहा है, इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट? ओके, तो ये इरेज कर देता हूं मैं। हाँ जी भाई, ग्रुप में रिप्लाई कर दो, क्या ये चीजें समझ में आ रहा है सबको? आपको समझ में आ रही ऑफलाइन? यस। और ऑनलाइन वाले भी बताते भाई अगर क्लियर हो रहा है तो। तो इस तरह से हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। नाउ xn जो होगा मेरे पास, xn की वैल्यू क्या बनेगी भाई? देखो ये क्या है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा है ना, तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा ऊपर और 2 डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 2n + 1 इनटू 1/2 लैम्डा ऊपर और 2 नीचे। इधर 2 बाय लैम्डा है ना, उधर जाके लैम्डा/2 हो जाएगा, ठीक है जी। यस। तो ये बना मेरे पास में 2n + 1 λ/4 बेटा xn आ गया, यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ nth एंटी नोड। ये nth एंटी नोड की पोजीशन आ गई, यानी इस तरह से हम नोड एंटी नोड की पोजीशन बता सकते हैं आपको। या अभी तो एंटी नोड की पोजीशन बताइए, अभी आपको एंटी नोड का पोजीशन भी बता देते हैं। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखना n की वैल्यू को आपको 0 रखना है। शुरुआत 0 से करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, आई मीन पोजीशन ऑफ एंटी नोड आ जाएगा। नोट करो जल्दी से।
ओके भाई पोजीशन ऑफ nth एंटी नोड आ चुकी है व्हिच इज 2n + 1 लैम्डा अपॉन 4। ये आ गई मेरे पास में वैल्यू। तो nth एंटी नोड की पोजीशन ये आ गई है। आफ्टरवर्ड्स अगर मुझे फर्स्ट एंटी नोड पता करना है, फर्स्ट एंटी नोड फॉर फर्स्ट एंटी नोड मैं क्या करूंगा बेटा, n की वैल्यू को 0 करूंगा। अब मेरे पास में x 0 की वैल्यू आ गई है कितनी, 2 × 0 + 1 × λ/4, यानी कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास λ/4, यानी x 0 आ गया मेरे पास λ/4। ये आ गई मेरे पास है फर्स्ट एंटी नोड की पोजीशन, यानी पहला एंटी नोड कहां पे मिलेगा आपको, λ/4 पे मिलेगा। अगला एंटी नोड कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, सेकंड एंटी नोड कहां मिलेगा। सेकंड एंटी नोड के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास x1 और यहां पे 2 × 1 + 1 λ/4, यानी कि ये आ गया 3 λ/4, 3 λ/4 पे आ गया सेकंड एंटी नोड। एंड थर्ड एंटी नोड आल्सो आप थर्ड एंटी नोड निकाल सकते हैं बेटा, x2 would be equal to 5 λ/4। n की जगह n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको पोजीशन ऑफ एंटी नोड मिलती जाएगी λ/4 पे। अब ध्यान दीजिए डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive या टू सक्सेसिव, ऐसे बोल सकते हैं टू सक्सेसिव। बेटा सक्सेसिव समझते हो आप लोग, सात बार। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज, कैसे निकालेंगे बोलो भाई, इसको निकालेंगे x1 - x0 करेंगे, यस सर, या x2 - x1 करेंगे, या x3 - x2 करेंगे, यानी कि 1 में से 0, 2 में से 0, मतलब मैं यार ऐसे कह रहा हूं, हमारे पास में ये वे बन गई ना ऐसे एंटी नोड, ये वे बन गई है ऐसे करके, ये वे बन चुकी है। अब मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक पहला एंटी नोड कहां, ये रहा पहला एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड कहां मिला, बोलो भाई, दूसरा एंटी नोड ये रहा, तीसरा एंटी नोड ये रहा। तो फर्स्ट एंटी नोड कहां मिल रहा है, λ/4 पे। अगर मैं एक वेव बनाता हूं, समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने ये वेव बनाई है, ये अब ये जो पूरी वेव होती है, क्या इसको लैम्डा बोलते हैं, यस, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेव बनती है। तो ये पूरी वेवलेंथ आ गई, मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक आधी वेव हो गई, ये कितना डिस्टेंस होगा, वेरी गुड, λ/2 होगा। इसका 1/4 कर दो, 1/4, यहां से लेकर यहां तक, क्या ये डिस्टेंस हमारा λ/4 बनेगा, यस सर, λ/4, फिर λ/4, ऐसे इसका भी टुकड़ा कर दो λ/4 और इसका भी टुकड़ा कर दो λ/4, यानी कि एक वेव को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, λ/4 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 λ/4। अब देखिए ध्यान से, पहला एंटी नोड कहां मिला आपको, देखो λ/4 दिख रहा है ना आपको, यस आ रही है ये चीजें आपको, λ/4 पे पहला एंटी नोड। अगला एंटी नोड कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, 3 λ/4 दिख रहा है, यस एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और हमें पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड की वैल्यूज मिलती है। ये रहा λ/4, यहां से λ/4, फिर ये λ/4, फिर ये λ/4, कितने लैम्डा तो निकल गए, 1 2 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3 λ/4 हो गया, ये वाला। आगे देखो अगला एंटी नोड कहां मिलेगा, λ/4 प्लस λ/4, कितने, 1 2 3 4 5 λ/4। एनालाइज हो रहा है, यस तो जो मैथ आपको करा रहे हैं, जो आपको एनालिसिस करवा रहे हैं, वो वेव के अंदर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये तो बड़ा इस तरह से आपको बताया मैंने। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि किसी भी दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं।
either you do x1 minus x0 or you do x2 minus x1, ठीक है, और you do x3 minus x2, ठीक है। तो बेटा इसका वैल्यू क्या बनेगी, चलो इसी की बात करते हैं। तो ये बनेगा तुम्हारे पास ना x1 माइनस x0 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, x1 कितना है 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 1/4 कॉमन कर लीजिए, अंदर 3 लैम्डा बाय ये 3 लैम्डा माइनस लैम्डा व्हिच इज 2 लैम्डा बाय 4 यानी कि लैम्डा बाय 2। बोलो भाई, यानी दो एंटी नोड्स के बीच में जो सेपरेशन आएगी वो क्या आएगी, लैम्डा बाय 2 आएगी, यानी कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ आएगी, हाफ ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है? ये सारा ना कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड है सारी ऑब्जर्वेशन। अगला पॉइंट आता है बच्चे, मुझे मेरे ख्याल से बेटा फटाफट ग्रुप में रिप्लाई कर दो, क्या ये बातें समझ में आ रही है, फटाफट रिप्लाई कर दो, फोन निकालो। Is it clear? Everybody reply please. ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास में पोजीशन ऑफ नोड, ठीक है, पोजीशन ऑफ नोड या फिर पोजीशन ऑफ नोड या फिर हम इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर नोड। अब मुझे बताओ, नोड वो पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम ये 0, मतलब ये हुआ ऐसा पॉइंट जहां पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट हमारा नोड कहलाता है। तो बेटा इस पोजीशन पे मुझे बताओ इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 मिनिमम, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि sin kx should be equal to 0 for minimum amplitude, minimum amplitude के लिए sin kx should be 0। अब अपने को मालूम है कि sin kx यानी sin थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। पहली बात तो sin kx की वैल्यू 0 होती है, sin थीटा की वैल्यू 0 होती है 0 के ऊपर। अगर थीटा तुम्हारे पास में 0 है, sin ऑफ 0 डिग्री कितना होता है 0, sin ऑफ पाई यानी 180 डिग्री कितना होता है अगेन 0, sin ऑफ 2 पाई 0, sin ऑफ 3 पाई 0, sin ऑफ 4 पाई सब 0 होगा। sin पाई 0 होता है, ये तो बताया मैंने, 180 sin 180 डिग्री 0 होता है। तो ऐसे ही जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे, पाई के जितने मल्टीपल्स होंगे n मल्टीपल्स, और n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चलेगा, सब में sin की वैल्यू 0 बनेगी। Therefore I can write here kx must be equal to n times of pi। ये nth पोजीशन आ गई किसकी, नोड की, n पाई बना दिया। वहां पे 2n + 1 पाई बाय 2 बना था, क्यों बना था बताया मैंने। अब यहाँ पे n पाई बनेगा, क्यों बनेगा वो देखो सामने एनालिसिस है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, यानी कि जो वैल्यू है बेटा ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है ना, यस k की वैल्यू, kx की वैल्यू सॉरी kx की वैल्यू है kx 0, kx पाई, kx 2 पाई, kx 3 पाई, kx 4 पाई, यानी kx should be equal to n पाई, kx should be equal to n पाई। अगेन n की वैल्यू क्या है, here n is equal to 0 1 2 3 and so on। इस तरह से बेटा मैंने आपको पोजीशन ऑफ नोड भी बता दी। तो k की वैल्यू अगेन देखो, k हमारा होता है 2 पाई बाय लैम्डा, k 2 पाई बाय लैम्डा इनटू xn इक्वल टू n पाई, पाई से पाई उड़ाओ और xn की वैल्यू निकालो n लैम्डा बाय 2 छापो, ये आ गई पोजीशन ऑफ नोड।
पोजीशन ऑफ एंटी नोड ये वाली और पोजीशन ऑफ नोड ये वाली, xn and lambda by 2, xn and lambda by 2। बस 2 टॉपिक और हैं, 2 या 3 दिन में शायद खत्म हो जाएगा हमारा ये सारा कुछ। इसके बाद अब सीधा ऑर्गन पाइप्स है, ठीक है, एंड देयर आफ्टर बीट्स। ओके, बस 2 या 3 दिन का काम है हार्डली। xn इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, पोजीशन ऑफ नोड्स आ गई। अब अगेन देखो बेटा यहाँ पे फॉर फर्स्ट नोड, पहला नोड कहाँ बनेगा भाई, x0 कहाँ बनेगा पहला नोड, n की वैल्यू 0 रखेंगे, n 0 जाएगा, n 0 जाएगा मतलब कि ये वैल्यू 0, यानी 0 जहां पे पहला नोड बन रहा है वो पोजीशन कौन सी है, मीन पोजीशन ही आ गई, x0 यानी कि 0 मीन पोजीशन। देखो ऐसे बना के दिखाया था मैंने आपको, ऐसे ये वाला ऐसे बना था ना, ये यही होगा x0 स्टार्टिंग में, ये क्या होगा नोड, जहां रस्सी बंधी हुई है, यहाँ नोड यहाँ नोड यहाँ नोड। अब ये भी नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो अब नोड कहाँ बन रही है, आधी वेवलेंथ पे बन रही है लैम्डा बाय 2 पे। सेकंड नोड कहाँ बनेगी, लैम्डा बाय 2 पे बनेगी। देखो आ भी रहा है, फॉर सेकंड नोड n की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, xn वुड बी इक्वल टू अगेन लैम्डा बाय 2। पहले कितनी आई थी 0, अगली लैम्डा बाय 2, अगला नोड बनेगा लैम्डा बाय 2 पे, और वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये वेव बन रही है, यहाँ पे जो डॉट लगा है सेकंड डॉट, ये हमारा लैम्डा बाय 2 पे ही आएगा। देखो ये भी लैम्डा बाय 2 पे आएगा, हाफ वेव है ये, थोड़ा बड़ा बनाओ या ठीक है, ठीक है, कैमरे को थ्रू भी शायद क्लियरिटी आई ही होगी, ठीक था। तो बड़ा ये है आपके पास में स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी। नोड्स एंटी नोड्स की कंडीशनें बताई, कब नोड बनेगा कब एंटी नोड बनेगा, सारा बताया आपको, ठीक। अच्छे से समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आते ही हैं, हर स्कूल वाले डालते हैं क्वेश्चन। ओके, यस, क्लियर है, विदाउट। अब फिर से एक बात और इसमें गौर करने वाली है, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड, डिस्टेंस नोड यहां पे देख लेना, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नोड, 2 सक्सेसिव नोड के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, लाइक x1 माइनस x0 या x2 माइनस x1। मैंने 2 और आगे नहीं करके दिखाया क्योंकि वो अंडरस्टूड है, उसमें वैल्यूज आप निकाल लोगे। n की वैल्यू पुट करते हैं ना, पोजीशन ऑफ नोड मिलती जाएगी। याद रखना n की वैल्यू 0 से शुरू करना है, n 0 मींस फर्स्ट नोड या एंटी नोड। फार्मूला आपको बता दिया मैंने, एंटी नोड का ये, नोड का फार्मूला ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। देखो अगर याद रखोगे तो बेटा तुम्हारा ही भला होगा, नहीं याद रखोगे तो भगवान नाश करे तो है ना, कोविड जिंदाबाद, है ना, पेपर ऑनलाइन हो गए तो मौजे ही मौजे। तो x1 माइनस x0 की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास, तो बेटा x1 माइनस x0 की वैल्यू आएगी लैम्डा बाय 2 माइनस 0 यानी कि लैम्डा बाय 2। तो कोई भी 2 सक्सेसिव एंटी नोड हो या नोड हो, उनके बीच में सेपरेशन लैम्डा बाय 2 रहती है। फॉर एनी नोड, सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड, सेपरेशन इज लैम्डा बाय 2। एंटी नोड में भी कितनी आई थी सेपरेशन, लैम्डा बाय 2 ही आई थी, और नोड में भी कितनी आ रही है, लैम्डा बाय 2 आ रही है। चाहे तो इससे एक साबित हो गया कि चाहे नोड की बात करो चाहे एंटी नोड की बात करो, सक्सेसिव नोड्स या एंटी नोड्स में सेपरेशन लैम्डा अपॉन 2 होती है, ठीक है, ठीक है भाई, यस। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है हमारे पास में, देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड at 2 ends, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, formation of
स्टैंडिंग वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग। देखो बेटा, जो स्ट्रिंग होती है जो दो हिस्सों में दो पॉइंट में बंधी रहती है, राइट, इस तरह से। जैसे मेरे पास में ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग यहाँ बंधी हुई है। एक स्ट्रिंग यहाँ बंधी है x0 पे और एक स्ट्रिंग यहाँ बंधी हुई है x is equal to l के ऊपर। यानी स्ट्रिंग की लंबाई मेरे पास गिवन है which is x is equal to l। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई है। अब ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग के बीच में से कॉर्नर से मैंने टाई कर दिया, बांध दिया इसको। स्ट्रिंग इज टाइड ओवर हियर, स्ट्रिंग इज टाइड ओवर देयर। दो पॉइंट पे स्ट्रिंग को मैंने बांध दिया। नाउ आई विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव बाय प्लगिंग द स्ट्रिंग इन द मिडल। अब मैं स्ट्रिंग को, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग दो कोनों में बंधी रहती है, एक नीचे और एक ऊपर। और जब आप बजाते हैं ऐसे करके, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। यू आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव बनाते हैं और ऊपर जो गिटारिस्ट होता है यहाँ अपनी उंगलियां रखता है वायर के ऊपर, और वो उंगलियों को आगे पीछे ऐसे करता है। ऐसे ये कंटिन्यूअसली इसको वाइब्रेशन दे रहा है और वो उंगलियों को कभी ऊपर कभी नीचे आगे पीछे ऐसे करता रहता है। और उससे क्या बनता है, उससे क्या बनते हैं, टोन्स बनती हैं। कभी स्वीट टोन बनती है, कभी खराब टोन बनती है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवा रहा है, या वो किस स्ट्रिंग को किस मोड में वाइब्रेट करवा रहा है। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग कितने हार्मोनिक्स प्रोड्यूस कर रही है। हार्मोनिक्स का मतलब होता है साउंड। हारमोनियम देखा आप लोगों ने, हारमोनियम वर्ड आया है हार्मोनिक से। जितनी ज्यादा हार्मोनिक्स आपका डिवाइस उतना अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा, जितने कम हार्मोनिक्स उतना डिवाइस कम अच्छा साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो वो करते क्या है, बेसिकली जो गिटारिस्ट बजाते हैं आगे पीछे हाथ करते हैं, तो वो स्ट्रिंग की लेंथ को कम ज्यादा करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ, जैसे मैंने स्ट्रिंग को यहां पकड़ लिया, यहां टाई कर दिया, अब स्ट्रिंग की लेंथ इतनी होगी। अब मैंने यहां बांध दिया तो स्ट्रिंग की लेंथ इतनी हो जाएगी, यहां मैंने बांध दिया तो स्ट्रिंग की लेंथ इतनी हो जाएगी। तो लेंथ को वेरी करते हैं, और लेंथ को वेरी करने से फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, और फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो उससे बेटा आवाज वेरी करती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज को बहुत भारी कर लिया है, राइट। मैंने आवाज भारी कर लिया मतलब कि मेरी आवाज मोटी हो गई है, फ्रीक्वेंसी है चेंज। अब मैं बहुत तेज तेज बोलना शुरू कर देता हूँ। जैसे गर्ल्स होते हैं ना, चीख मारती है, ठीक है, तो उनकी पिच बड़ी हाई रहती है, हाई पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और मेल्स की आवाज होती है वो भारी आवाज होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी लो रहती है। आपने क्लास 9 में सुना होगा कि वाई फीमेल वॉइस इज लाउडर, वो ट्रेकिया वगैरह कुछ चक्कर होता है उनका, ठीक है। तो बुरा मत मानना फीमेल्स, ये साइंस ऐसे ही है इसके पीछे। तो बेसिकली करते क्या बेटा, इसमें हार्मोनिक्स को चेंज करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ को बदलेंगे तो मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बदलती है। मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बदलती है, इसका मतलब कि स्ट्रिंग की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी बदलती है। स्ट्रिंग की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी बदलती है। मैंने आपको बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? स्पीड ऑफ साउंड पढ़ाया मैंने, स्पीड ऑफ साउंड ऑन स्ट्रिंग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय v is equal to under root of tension into divided by mu under root, न्यूटन फार्मूला जस्ट पहले। स्पीड ऑफ साउंड इन ए ट्रांसवर्स स्ट्रिंग या स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट t अपॉन mu, where mu is mass per unit length। ठीक है जी। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, बोलो, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? Frequency is what? Speed upon wavelength. Yes. Speed upon wavelength. Wavelength यानी lambda. Wavelength यानी lambda. Yes. तो ये अपनी जो स्पीड है वो कितनी है? T upon mu, ठीक है, ये आ गई। और साथ में क्या देंगे यहाँ पे? lambda, डिनोमिनेटर में lambda देगा। lambda मतलब wavelength। अब इस लेंथ में कितने वेवलेंथ बन रही हैं? अगर मैं बोलूं कि 1 2 3
4 एन बनेगी 5, मैं 5 बनाता हूँ फॉर एग्जांपल। कितने वेव बनी यहाँ पे? 5 वेव बनी है, यानी यहाँ पे कितनी वेवलेंथ है? 5 लैम्डा है, यानी लेंथ कितनी है? L है, L लेंथ में कितनी वेव है? 5 है, तो क्या आ गया मेरे पास में? लैम्डा की वैल्यू आ गई L/5 आ गई, यस और नो? यस। तो जो फ्रीक्वेंसी बनेगी मेरी, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई यहाँ पे? एक डेमो दे रहा हूँ, T/μ अंडर रूट, और यहाँ पे 1 लैम्डा था ना बेटा ऐसे करके, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? L/5, तो ये L/5 यानी कि L यहाँ पे और 5 ऊपर, कुछ समझ में आया? यानी कि फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स में जा रही है ना, जितनी लेंथ ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम। अगर तुमने गिटार कभी बजाया होगा, लेकिन तुमने कहाँ बजाया होगा, अगर बजाओगे तो आइडिया मिलेगा, जितना दूर जाओगे ना आवाज उतना क्या हो जाता है, जितनी लेंथ बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाती है, यानी आवाज उतनी हैवी हो जाएगी, टूम ऐसे हो जाएगी। और जितना पास में करेंगे लेंथ जितनी छोटी उतना फ्रीक्वेंसी हाई, यानी उतना तिखी साउंड आएगी। करके देखने वाला है, तो मम्मी पापा से आज ही बोलो पापा मुझे गिटार लेके दो, खर्चा कराओ उनका 8-10 हज़ार का, और इस चीज को समझो, प्रैक्टिकली करके देखो, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। बाकी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डन फॉर टुडे।